हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक जो है ना श्रृंखला हमने शुरू किया था महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसका आज मैं भाग 3 लेकर के आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 3। पहला है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और यह श्रीनगर शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अब इसका शुरुआत कब हुआ। तो इसका शुरुआत जो है 1974 में हुआ। तो ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए और प्रदूषण की समस्या से अवगत करा करके लोगों को के बीच में जो है ना सजगता लाने के लिए पर्यावरण के प्रति जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा और यह 1974 से मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है कि PSLV का पूरा नाम क्या है। PSLV जो है उसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और यह एक प्रकार का रॉकेट है जिसका प्रयोग हम लोग कृत्रिम उपग्रहों में पहुंचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम उपग्रहों में पहुंचने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद है कि विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष जो है वो रेडवुड है, जो कि 115.66 मीटर ऊंचा है और यह जो है यह रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में है। अब अगला क्वेश्चन जो है वह है कि किस फिल्म को इस वर्ष बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो किसको मिला है। नोमैडलैंड को मिला है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार। अब पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ किया गया। तो पंचवर्षीय योजना जो पहला था वो 1951 से 56 तक था। इसका मॉडल जो है वो हेराल्ड मॉडल है के नाम से जाना जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर उद्देश्य पूछेगा या लक्ष्य पूछेगा तो लक्ष्य जो था वो कृषि और सिंचाई था। अब उसी के बाद दूसरा पंचवर्षीय योजना आया तो 56 से 61 तक रहा और उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो भारी उद्योगों को बढ़ावा देना था और इसका मॉडल PC महालनोबिस साहब के नाम से था। तो इसीलिए हमने यहाँ कोष्ट में हम लिखे हैं हाँ से पहला हेरात मॉडल, दूसरा जो है महालनोबिस मॉडल था दूसरा पंचवर्षीय। अब तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो 1961 से 66 तक रहा, जिसका मॉडल जॉन सैंडी और जो है सुखमय चक्रवर्ती ने तैयार किया था। और इस तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनना। अब क्या हुआ, तीसरा पंचवर्षीय योजना जो सबसे असफल रहा उसका मुख्य कारण दो था कि 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हो गया और 1965 में भारत पाक के बीच में युद्ध हो गया और इसी कारण इस बीच में भीषण अकाल भी आ गए, जिस कारण पहली बार ऐसा हुआ कि रुपया का अवमूल्यन हो गया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रुपया का पहली बार अवमूल्यन हुआ। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना दोस्तों। उसके बाद 66 से 69 तक योजना अवकाश था। अब इसी बीच में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति जो है 1966 से 67 में आया। अब उसका चौथा जो है वो चौथा पंचवर्षीय योजना जो है 69 से 74 तक था और इस में जो है 69 से 74 के बीच में ही बांग्लादेश को मुक्ति दिलाया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही उसको हुआ था और जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। तो बार बार हम लोगों से पूछा जाता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 14 बैंकों का 1969 कहिएगा। पाँचवा और छठा भी जान लेते हैं। पाँचवा जो है वो 74 से 79 तक था और जो है इसमें गरीबी उन्मूलन पूछता है कि किसमें था और आत्मनिर्भरता। तो याद रखिएगा पांचवा में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता दोनों था। अब छठा हम लोग जो है छठा पंचवर्षीय योजना जो है 80 से 85 तक था। ये इसलिए याद रखा जाएगा कि इसी के बीच में नाबार्ड की स्थापना 2 अक्टूबर 1982 को की गई थी।
तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड इतना ही जानकारी काफ़ी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा कि 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपये का मुद्रा बंद करवा दिया गया, मतलब उन्होंने बंद कर दिया और नए मुद्रा उसके बदले में 500 और 200 की मुद्राएं चलाई गई। भारत में अगर पूछेगा पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ, तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जिन्हों के द्वारा 1978 में सबसे पहले जो है मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया, जिसमें 1000 और 5000 के जो नोट थे उनको बंद कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन का मदद किया जाता है। दोस्तों पहला या दूसरा वीडियो में हमने बताया था कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, सबको याद करने का एक फार्मूला था, और ये भी बताया था पहले ही वीडियो में शायद कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन से विटामिन का उपयोग किया जाता है या कौन सा विटामिन मदद करता है उसमें। तो विटामिन के वहाँ पर था कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो वहाँ आंसर था विटामिन के। यहाँ है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो भी विटामिन के ही होगा। और विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम है हमने यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है, फिलोक्यूनोन होता है। अब हमने इसके लिए पूरे विटामिन का रासायनिक नाम बताया था, रोटी था एक टॉफी, उसी के आधार पर सारा विटामिन का रासायनिक नाम निकल जाता है। तो आइए अब कहता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ वो उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, ये रावी नदी के तट पर हुआ था। इसके अध्यक्ष इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसमें जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने थे। एक और हम पढ़ लिए, एक कांग्रेस अधिवेशन इससे पिछले या पहले या दूसरे वीडियो में पढ़े थे कि किस अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। तो पढ़े थे हम लोग कि कांग्रेस जो है 2 भागों में कब बटा, 1907 में जो है ना कांग्रेस 2 भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। वह जो है अधिवेशन सूरत में हुआ था, वह 13वां अधिवेशन था 1907 में, जिसमें कि कांग्रेस 2 भागों में बट गया। वो सूरत अधिवेशन जिसमें कि नरम दल और गरम दल में बट गए, और उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। चलिए अब जो है अगला है कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिग। व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिग। अब अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है या इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। तो अब जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय बनाई है 1948 में बनाई, यहाँ दिया है। अब उसके बाद जो है जेनेवा स्थित जितना भी कार्यालय का मुख्य हेड ऑफिस मतलब मुख्यालय जो है जेनेवा में किस ऑफिस का मुख्यालय है, वो हमने एक लिस्ट बना करके यहाँ दिया है। पहला है उसमें रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है लेबर, उसका लेबर श्रम संगठन लेबर वाला, उसका भी जो है ना क्या है, जेनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, उसका भी जो है ना जेनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, उसका भी जेनेवा है। व्यापार एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, उसका भी जो है मुख्यालय जेनेवा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, उसका भी मुख्यालय जो है जेनेवा है। विश्व मौसम विज्ञान, उसका भी मुख्यालय जेनेवा है। विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी मुख्यालय जेनेवा है। विश्व आर्थिक मंच, उसका भी मुख्यालय जेनेवा है। और विश्व मौसम विज्ञान का भी मुख्यालय जेनेवा है। इतना जो है संस्था है जिस सभी संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा है, उसको हमने एक जगह एकत्रित कर दिया है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि किस IT कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन बंद कर दिया है, तो यहाँ IBM एक कंपनी है जो कंप्यूटर उत्पादन करती थी। उस कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन, IT कंपनी थी IBM जो कंप्यूटर का उत्पादन करती थी, वो अपना
उत्पादन कंप्यूटर का बंद कर दी है। अब किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकता है? तो जानते हैं मरीचिका कहा जाता है, लेकिन वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा महसूस होता है कि बालू पानी की तरह चमकता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ देखिए एलिफेंटा का गुफा जो है महाराष्ट्र में है, ये शामिल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो भी शामिल है। हवा महल जो है, यहाँ आंसर होगा हवा महल, कि इन तीनों में हवा महल जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अभी तक शामिल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? तो याद रखिएगा कि ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये एक मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया कि हर माता पिता का एक कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। और इसको अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया, जिसके तहत जो है हर राज्य को ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया कि हर राज्य जो है ना 6 से 14 के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। तो 6 से 14 के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, और ये मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया कि हर माता पिता और या संरक्षक जो भी हो उसका कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। और इसको अनुच्छेद 21 के क में भी जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 तो जो है ना जानते हैं कि 14 से ही मौलिक अधिकार शुरू हो जाता है, तो ये मौलिक अधिकार में भी शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रगान जो है ना कलकत्ता में ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों गाया गया। तो राष्ट्रगान जो है 1911 में गाया गया। राष्ट्रगान कौन है वो भी याद रखिएगा कि जनगण मन जो है हमारा भारत का राष्ट्रगान है, और जो है ना जो मूलतः बंगाली रूप में पहले लिखा गया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, जिसको बाद में हिंदी रूपांतरण हुआ। अब राष्ट्रगान के गायन की अवधि जो है वो 52 सेकेंड का है। क्या है? राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकेंड है। अब चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रगान तो जनगण मन है। अब राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। इसकी रचना उन्होंने 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में किया था, और यह भी कलकत्ता के ही अधिवेशन में गाया गया। ये कब? ये 1911 में तो राष्ट्रगान गाया गया, और राष्ट्रगीत जो है वो गाया गया, लिखा गया था 1882 में, और 1896 में जो है ना ये कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। तो पूछ देता है कि राष्ट्रगान कब गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रगान जो है जनगण मन है जो 52 सेकेंड का है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, जो 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया, जो कि कलकत्ता के 1896 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। अब है कि कॉफ़ी और चाय किस प्रकार की खेती है? तो नकदी है। इसको तुरंत जो है ना ये कटेगा, इसको बेचेंगे और उससे पैसा आएगा, तो उस ऐसे फसल को नकदी फसल कहते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से तो मलेरिया होता है। और मादा एंडीज है, मादा एडीज जो मच्छर है उसके काटने से डेंगू होता है। तो बार बार पूछता है कि मादा एजीज मच्छर के काटने से, एडीज मच्छर ही रहता है। हमने इसमें मादा भी इसलिए लगा दिया है कि कहीं कहीं अगर दे दे नरिया मादा तो आपको क्लियर पता चले। मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है, और मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। तो पूछ देगा कि मलेरिया तो मादा एनाफिलीज, एडीज मच्छर तो डेंगू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है? तो इराडा। कौन बीमा को नियमित करती है? तो इराडा। अब है कि भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो भटियाली जो है पश्चिम बंगाल का
लोकगीत है। तो इसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर लिख दिए हैं कि बाउल और भटियाली जो है वो बंगाल का लोकगीत है। पंजाब में माहिया भी उसी तरह का एक लोकगीत है। और ही रांझा सोनी महावाल संबंधी गीत पंजाबी में, और ही रांझा और सोनी महावाल जो है संबंधित गीत जो है पंजाबी में, और ढोला मारू आदि गीत जो है राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ढोला मारू। तो ये बार बार पूछता है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो Mg। आप कभी पूछ देगा मैग्नीशियम के बदला सोडियम तो Na हो जाएगा, कैल्शियम तो Cl हो जाएगा। अब अगर पूछ दे पोटेशियम तो K हो जाएगा। इस तरह से जो भी पूछेगा रासायनिक प्रतीक तो आप 1 से 20 तक अगर याद रखते हैं, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, तो हाइड्रोजन का H हो जाएगा, हीलियम का He हो जाएगा, लिथियम का Li हो जाएगा। इस तरह से आप सबका याद रखेंगे 20 तक तो आसानी से याद हो जाएगा। अब है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार यह 1961 में मनाया गया। इसका विस्तृत जानकारी सुन लीजिए कि गोवा मुक्ति दिवस प्रति वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत जो है ना 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन क्या था वहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था, तो उसको हटाने के लिए जो है ना 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया जिससे कि गोवा और दमन द्वीप पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करा दिया गया। और यह 30 मई 1987 को गोवा को जो है ना पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया। पहले जो है ना वो पूर्ण राज्य नहीं था, पहले तो भारत में शामिल कर लिया गया, पुर्तगालियों से छुड़ा लिया गया, लेकिन जो है ना उसको भारत में शामिल किया गया 30 मई 1987 को। और उस दिन उसको जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इस प्रकार जो है ना गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बन गया। तो पूछता है कि 25वां राज्य कौन बना, तो गोवा बना। उसके बाद हैदराबाद शहर किसने बसाई, ये बार बार भी पूछता है। तो हैदराबाद शहर जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया। और हैदराबाद शहर के बारे में पूछता है कि वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के तट पर जो है ना हैदराबाद शहर को बसाया गया। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।